वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या होती है, वाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये सब हम लोगों ने किया। अब उन्हीं सब जो भी हमने अभी तक किया उसी से हमारे डिराइव्ड हो जाते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। जैसे कि फर्स्ट फीचर इज इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स planning is the primary. Without planning you cannot move further. For all the management functions planning provides a framework. जैसे कि अगर हमें ऑर्गेनाइजिंग भी करना है तो ऑर्गेनाइजिंग में हमें देखना है कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, किसका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगा, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्लानिंग। हमें किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए स्टाफिंग में, हमें उनको मोटिवेट कैसे करना है डायरेक्टिंग के फंक्शन में, इन सब के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए तो बेस ही प्लानिंग प्रोवाइड कर रहा है, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग को बेस ही नहीं मिलेगा। तो इन सच वे वी से दैट प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। देन प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कुछ होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ होते हैं स्पेसिफिक। जनरल जो कि हमारा एक एम है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, एक है स्पेसिफिक जो कि हमारे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हैं। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक हैं उनके लिए भी हमें प्लानिंग, तो प्लानिंग के स्टेप्स जब हम करेंगे तो पहला स्टेप ही ये है टू असर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो आप प्लानिंग किसके लिए करोगे। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि मुझे मार्क्स लाने हैं, आपके पास ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि मुझे अपना करियर अच्छा बनाना है, तो आप अभी प्लानिंग किस बात की करोगे। आप ऐसे ही चलते रहोगे, पढ़े पढ़े, क्लास में आए आए, नहीं आए नहीं आए, डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ठीक है ना। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव सम ऑब्जेक्टिव। देन प्लानिंग इज परवेसिव। ये वर्ड ना तुम्हें बहुत जगह सुनने को मिलेगा अभी। परवेसिव वर्ड पहले भी सुनने को मिला है, ये हर बार सुनने को मिलेगा, और हर बार इसका एक ही मतलब है, एट ऑल लेवल्स, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एवरीवन। यानी कि टॉप, मैनेज, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल, तीनों लेवल्स पे प्लानिंग की जरूरत है। हर किसी को प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो उसे भी प्लानिंग चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो उसे भी प्लानिंग चाहिए। ठीक है ना, कॉर्पोरेट हो, नॉन कॉर्पोरेट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। सो प्लानिंग रिक्वायर्स बाय एवरीवन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट को चाहिए, राइट। देन प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज नॉट अ प्रोडक्शन कि आपने प्लानिंग की और रख दी। आप प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस थिंग, आप कंटिन्यूअस प्लानिंग करते हैं। मतलब आपने अभी प्लानिंग की, फिर हमें कुछ चेंजेस आए, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट है ना, फिर कुछ चेंजेस आए, हमें फिर से उसको रीप्लान करना पड़ा। हम बहुत रिजिड होके नहीं रह सकते अपनी प्लानिंग पे कभी भी, ऑल्दो बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस भी हमारी प्लानिंग को फेल कर देते हैं। तो थोड़ी सी तो चाहिए, बट कंटिन्यूअस है। मतलब ऐसे समझ लो कि जब हम 10th में थे तो हमने कुछ प्लान किया, फिर हमने 11th में किया, फिर हमने 12th में किया, फिर हम 12th के बाद करेंगे। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस प्लान करेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन इस साल हमारी प्लानिंग कैसी रही, उसके रिजल्ट कैसे रहे, फिर हम अगले साल प्लान करेंगे, फिर वो कंपेयर करेंगे, फिर अगले साल प्लान करेंगे। एवरी मंथ हम प्लान करेंगे, एवरी डे हम प्लान करेंगे। रोज जैसे मैं आपको बोलती हूँ, एवरी डे आपको सोने से पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बना के सोना चाहिए कि ये मेरी टू डू लिस्ट है विच आई हैव टू डू टुमारो। ठीक है, फिर अगले दिन वो चेक करना कि क्या मैंने आज का जो सोचा था वो हुआ, और फिर नेक्स्ट टू डू लिस्ट बनाई। सो ये टू डू लिस्ट बनाना क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेली प्लानिंग। फिर हमें अपने वीकली टारगेट सेट करने चाहिए, फिर हमें अपने मंथली टारगेट सेट करने चाहिए। मुझे इस वीक में ये सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स करने हैं, मुझे इस मंथ में इतना सिलेबस करना है, मुझे पूरे साल की प्लानिंग में मुझे सितंबर तक अपना 12th का सिलेबस खत्म करना है। तो ये फिर 12th तक सिलेबस अगर हमें सितंबर तक खत्म करना है तो उसके लिए अभी मुझे क्या प्लान करना है। फिर हमने उसको और कम लिया, मंथली लिया, फिर हमने उसे वीकली लिया और उसे डेली लिया। तो एवरी प्लान इज कनेक्टेड एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार करके रख दी। ठीक है, कंटिन्यूएशन में हमें, क्योंकि वन प्लान प्रोवाइड्स बेसिस टू अनदर प्लान। ओके,
देन फ्यूचरिस्टिक, हमने प्लानिंग की डेफिनेशन में ये किया था कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. So to bridge this gap we need planning. So planning is futuristic, that future में हमें क्या करना है उसके लिए अभी से predict करना, that is forecasting is planning. Okay, then it is a mental exercise. दिमाग चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए. इसीलिए जब मैं कोई प्लानिंग करती हूँ तुम्हारे लिए और तुम लोग उस प्लानिंग को वेस्ट करते हो तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, दिमाग का दही हो जाता है प्लानिंग करने में, पूरा स्केड्यूल बनाने में कि कौन सा बच्चा कहाँ वीक है, कौन सा कहाँ स्ट्रांग है, मुझे उसको कहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास देनी है, मुझे फिर उसको कैसे एक्स्ट्रा पढ़ाना है, किसको मुझे कैसा टेस्ट देना है, किसका रीटेस्ट लेना है, कितनी क्लासेस में कितना सिलेबस कवर कराना है. मैं सब प्लानिंग कर रही हूँ और 1 मिनट में हम आए नहीं क्लास में, हमें घूमने जाना है. आज तो घर में गेस्ट आ गए, क्या मतलब हुआ, अब वो तो सब बेकार हो गई, अब फिर से दोबारा प्लान करो. तो दिमाग लगता है, इसलिए प्लानिंग को खराब मत किया करो. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंट इमेजिनेशन. आपको फ्यूचर को पहले से देखना है, फोरसाइटेडनेस की हाँ तब ये प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे कि हमें ये पता है कि सितंबर में हाफ ईयरलीज होंगे, वो फोरसाइटेडनेस रख के मैंने क्या बोला कि हम लोग 10-15 अगस्त तक सिलेबस खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम पूरे 15 दिन सिर्फ 3-3 घंटे के टेस्ट करेंगे. हमें वहां तक पहुंचना होगा. ऐसे ही आपको भी प्लानिंग करनी है, हर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि अच्छा हमारी पिछली सेल्स इतनी आई है, अब हमें फ्यूचर में अगले साल तक अपने को यहाँ पहुंचाना है, उसके लिए हमें कितनी सेल चाहिए. तो मेंटल एक्सरसाइज है, सिस्टमैटिक थिंकिंग है रादर देन गेस वर्क. गो विद द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल ये गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो. गो विद द फ्लो इज गुड टू सम एक्सटेंट. हम हमेशा बहुत प्लान्ड वे में नहीं काम कर सकते, समटाइम्स इट गिव्स यू अ स्ट्रेस. तो वी हैव टू बी बैलेंस, समवेयर वी हैव टू गो विद द फ्लो एंड समवेयर वी नीड टू प्लान एंड वी डू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्लान. So it is a mental exercise, intellectual है, we have to think and we have to fix up all the predetermined actions. Okay, then it involves decision making. Very obvious है, when we do planning हम एक decision making तो ले ही रहे हैं, हम decision ले रहे हैं कि ये हमारा plan है, हमें ऐसे काम करना है. तो this is a decision and हम alternative, if this does not work this we will do, if this does not work this we will do. So हम हर possible deviations भी पहले से सोच रहे हैं और उसके accordingly काम कर रहे हैं. ठीक है, तो वही same, every coin has two sides. Every coin has two sides है तो क्या limitations भी आ रही हैं. Planning leads to rigidity. कई बार ये इतनी rigidity दे देता है कि आप ऐसे ही काम करना है, बस ऐसे ही करना है, तो it leads to rigidity. ठीक है, आपको प्री डिटर्मिन्ड प्लान, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो आप अपने प्री डिसाइडेड प्लान्स को ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना. अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, अगर मैंने सोचा कि आज के 2 घंटे की क्लास में इतना करवाऊंगी, बट मैंने सोचा ना, अगर वो नहीं हुआ तो हमें उस हिसाब से देखना जरूरी है. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे प्लानिंग ना काम करे. हमें वेरियस फ्लक्चुएशंस इन आवर इकोनॉमी, वेरियस पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस, इंस्टेबिलिटी, ये सब भी इम्पैक्ट डालता ही डालता है. अपने कॉम्पिटिटर्स का क्या चल रहा है पर्सपेक्टिव, तो ये सब डायनामिक एनवायरनमेंट है. समटाइम्स यहाँ पे प्लानिंग काम नहीं कर पाती है और हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ता है. ठीक है, अब जैसे कि हमने ये डिस्कस किया, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग्स मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. फिर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. समटाइम्स प्लानिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपके सबऑर्डिनेट्स की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है. मान लो किसी मैनेजर ने बहुत प्लानिंग करके पूरा प्लान ऑफ एक्शन दे दिया कि ऐसे ही करना है. अब अगर उसमें करते करते किसी सबऑर्डिनेट को लगा कि अरे इस काम को हम ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, जो हमने दिया वैसे ही करो, तो एक सबऑर्डिनेट की जो क्रिएटिविटी है वो तो रिड्यूस हो जाएगी. मान लो तुम्हें ये बोल दिया जाए कि एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज लिखनी है, तो तुम कितने परेशान हो जाते हो कि मैम पूरी एज इट इज लिखेंगे.
तो उससे क्या होगा, लेकिन अगर तुम्हें ये बोल दिया जाता है कि देखो बेटा कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम अपने हिसाब से लिखो। कई बार ऐसा भी होता है कि यू मे राइट बेटर देन एज कंटेंट गिवन इन द एनसीईआरटी। कई बार मुझे बच्चों की ऐसी कॉपीज भी देखने को मिल जाती हैं जिन्होंने इतने बढ़िया आंसर लिखे हैं कि वो एनसीईआरटी में भी नहीं है और भी अच्छे लिखे हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी तो सामने आई ना कि देखो दे मे राइट गुड आंसर्स। तो वही वाली बात है कि कई बार प्लानिंग जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत रिड्यूस कर देती है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। समटाइम्स वी डू प्लान, वी सेट फॉर मीटिंग। अब मीटिंग हो रही है कई कई घंटे की, उस मीटिंग में हम चाय पानी भी आ रहा है, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। इतनी जरूरत है नहीं जितना उसमें टाइम लग रहा है। तो कई बार प्लानिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले लेती है जिसका रिटर्न उतना नहीं आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि उतनी ही कॉस्ट लगानी चाहिए कि हमारे आरओआई, समझते हो ना आरओआई का कॉन्सेप्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उतनी ही कॉस्ट लगाओ जितना कि हमारे उससे रिटर्न आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही, ठीक है ना, बहुत टाइम लेता है। जब मेंटल एक्सरसाइज है तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब अगर मान लो तुम डेली की टू डू लिस्ट बनाने बैठोगे तो 5-7 मिनट तो उसमें लगेंगे ही ना, रूटीन में आने के बावजूद भी। तो वो 5-10 मिनट्स कई बार, बट कई बार ऐसा कोई बच्चे, अब तो हम बहुत सुंदर सी बनाएंगे, हम सजा सजा के मल्टी कलर पेन यूज करके बनाएंगे। अब वो जो काम 5-7 मिनट का था सिर्फ, वो हमने 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया और हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं। मुझे मम्मी डांट रही है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, मैम ने बोला टू डू लिस्ट बनानी है, 1 घंटा लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ढूंढ ढूंढ के पिंटरेस्ट से कौन कौन से अच्छे अच्छे डिजाइन से ढूंढ रहे हैं, पिंटरेस्ट पे बैठ के क्या कर रहे हो, अरे टू डू लिस्ट बनानी है पिंटरेस्ट पे। फिर एक बढ़िया सा जर्नल खरीद के लाए हैं टू डू लिस्ट वाला 500 रुपए का, हमें टू डू लिस्ट बनानी है। बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली भी है, या हम कह सकते हैं डज नॉट गारंटी सक्सेस। हम बहुत प्लानिंग कर लें, कई बार कोई बच्चा होता है खूब प्लानिंग करके पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कोई गारंटी नहीं है। कई बार बहुत अच्छे से प्लानिंग करके भी रिजल्ट्स हमें उतने अच्छे नहीं मिल सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे से अपना मार्केटिंग का प्लान बनाया, फाइनेंशियल प्लान बनाया, एवरीथिंग दे डू, बट स्टिल दे डू नॉट गेट गुड रिजल्ट्स। और कई बार ऐसा हो गया बिना कुछ सोचे अचानक से कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। सो जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड। अदरवाइज जितनी भी लिमिटेशंस हैं वी कैन कॉन्कर दैट लिमिटेशंस। उन लिमिटेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रॉपर प्लानिंग। अगर हम अपनी प्लानिंग को थोड़ी समझदारी से बनाएं तो ऑल दीज लिमिटेशंस कैन बी रिमूव्ड। ओके, फिर प्लानिंग प्रोसेस क्या है। प्लानिंग प्रोसेस जब भी देखो, ये मैंने आपको एक और तरीका बताया कि जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं सब्जेक्टिव जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मेक अ फ्लो चार्ट और डायग्राम, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। तो एक में जो तुमको अभी तक बनवा रही थी, एक दिस इज ऑल्सो वन वे कि आप ऐसे भी बना सकते हो, बट जो प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास बहुत स्पेसिफिक है कि प्रोसेस कैसे बनेगा। प्रोसेस जब भी आप बनाओगे तो या तो इस तरीके से बनाओगे स्टेप्स की फॉर्म में, स्टेप्स की फॉर्म में बनाओगे, या आपने यहां पे लिखा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करके। तो कोई भी प्रोसेस आ जाए, आपको प्लानिंग का भी प्रोसेस करना है, अभी ऑर्गेनाइजिंग का भी करना है, फिर आगे आपको स्टाफिंग का प्रोसेस करना है, सिलेक्शन प्रोसेस करना है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस करना है, ये सब प्रोसेस आपको भी करने हैं आगे। तो ये जितने भी प्रोसेस आप करोगे उन सब प्रोसेस में इधर चूज दिस डायग्राम और दिस डायग्राम, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो पहला प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप हमारे पास है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे कुछ जनरल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जो अचीव करना है हमें।
तो जो भी एक फॉर्म अचीव करना चाहती है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स की खास बात क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है, ऐसे और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए जो हम अचीव ही नहीं कर सके। मतलब मैं जो है प्लेन, हमारा टारगेट ये है कि हम पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर लें, पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट जाना जाए। भाई थोड़ा सा ऐसा कर लो कि हाँ कोई एरिया, कोई लोकेलिटी, हाँ आपने ये ऑब्जेक्टिव अगर 20 साल का बनाया, आप सोच रहे हो 2 महीने में देखना ऐसा हो जाएगा सारी दुनिया में जाने के, थोड़ा सा अचीवेबल तो हो। हाँ हम ये कहते हैं थिंक हाई अचीव हाई, तो थिंक हाई भी कितना थिंक हाई करना चाहिए, जो अचीवेबल हो प्लस जो मेजरेबल हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव हो जिनको हम मेजर कर सकें कि अच्छा ये हमें अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड्स उसके कुछ फिक्स होने चाहिए। समझ में आई बात? बहुत ही क्लियरली अपने सबऑर्डिनेट्स को आप उन अचीव ऑब्जेक्टिव्स को बताओगे कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें ये काम करना है, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उनके लिए कुछ assumptions तैयार करने। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब हो गया assumptions। उसके लिए कुछ assumptions तैयार करनी, ठीक है। यानी कि क्या क्या assumption है जो कि हमें पहले से सोचना है। हमें फोरकास्टिंग करने के लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या हमारा स्वॉट एनालिसिस, क्या क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है, क्या क्या हमारी वीकनेसेस हैं, ठीक है। या हमको ये पता है कि हम मार्केट कैप्चर करने जाएंगे तो हमारे कंपटीशन में क्या क्या बातें हो सकती हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या चल रही है। तो ये सब बातें हमें, अगर हम एजम्पशंस प्रॉपरली बना लेंगे और हम पहले से सोच लेंगे तो हमारे लिए इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इजी हो जाएगा और हम अपनी प्लानिंग पर फर्दर एक्शन इजीली ले सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मान लो हमें ये पता है कि हमें कार मैन्युफैक्चरिंग, हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं हर पार्ट खुद मैन्युफैक्चर करूं। एक ऑप्शन ये है कि मैंने सारे पार्ट्स ले लिए और लेकर मैंने असेंबलिंग की और फिर उसकी मार्केटिंग की। एक ये है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ मार्केटिंग कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में आ ही नहीं रही मैं कार की बिजनेस में, मैं सिर्फ मार्केटिंग कर रही हूँ। एक ये है कि मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किए, कुछ बाहर से रेडीमेड लिए, देन असेंबल किए, या हो सकता है पार्ट्स मेरे हो, मैं असेंबलिंग किसी और को दे दूँ। कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो अब हमने इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट कर दिया कि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इन सबको हमने लिस्ट आउट कर लिया। तो किसी भी बिजनेस में काम करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। मैं अगर अपना पढ़ाने का बिजनेस सोचूंगी तो मुझे क्या देखना है कि मैं पढ़ाऊं कैसे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहाँ पढ़ाऊं, घर में, बाहर। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है ना, कौन सी क्लास को पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाना है। देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स इफ आई वांट टू गेट इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री। तो हर इंडस्ट्री में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, इन ऑल द इंडस्ट्रीज फॉर अकम्प्लिशिंग डिजायर्ड गोल्स देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। सो उनको आइडेंटिफाई करो, लिस्ट आउट कर लो। अब लिस्ट आउट करने के बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, इनको इवैल्यूएट करना। जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, इनको इवैल्यूएट किया, मतलब इनके प्रॉस एंड कॉन्स देखे। हर एक का कुछ ना कुछ फायदे हैं, नुकसान है। तो एवरी ऑल्टरनेटिव कैरिंग सम प्रॉस एंड कॉन्स, उन सारे प्रॉस एंड कॉन्स को हमने जज किया
किसको कितने इंपॉर्टेंस देनी है, असाइन देम सम वेट्स, हमने उनको कुछ वेट्स दिए और फिर वो सब हमने यहाँ पे कर दिया। अब करने के बाद हमने फिफ्थ स्टेप किया सिलेक्टिंग। एक ऑल्टरनेटिव को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने में हम ये भी देख सकते हैं कि हम कोई बेस्ट प्लान देख लें, हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं, हम उसका ये देखते हैं कि उससे हमें कितना सक्सेस रेट आएगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होगी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी। तो डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगा के इन सब ऑल्टरनेटिव्स के बाद हम एक प्लान और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। देन अपने प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड देन फॉलो अप। ठीक है, तो जहां पे इतने सारे स्टेप्स है वहां पे हमारे ख्याल से ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है। 7 स्टेप्स कितने ऊपर तक चलेगा, है ना? तो ये वाला मेथड हम ज़्यादा बेटर फील कर सकते हैं। फॉलो अप करना, फॉलो अप करके हमें ये देखना कि अब प्लान तो इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें हमने सोचा था। ठीक है, तो उसको मॉनिटर करना। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ प्लान्स। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज जो कि वन टाइम यूज हो रहे हैं, मतलब जैसे कि हमारा कोई एक इवेंट है, हम उस इवेंट के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, हम बजट बना रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दीज आर सिंगल यूज प्लान। हम अगर हमें इनको दोबारा दोबारा यूज करना है तो हमें हर बार नए ही बनाने पड़ेंगे। मान लो इस बार का जो हमारा बजट था, जरूरी नहीं है नेक्स्ट ईयर का भी वो सेम बजट रहे। कोई मार्केटिंग प्लान है, उस मार्केटिंग प्लान में हमने इतना बजट फाइनेंस किया हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो कुछ और हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो वो रेगुलर हर साल रिवाइज होते रहते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी रिवाइज होते रहते हैं। ये सिंगल यूज प्लान है। वंस वी डिसाइड एंड वी परफॉर्म एंड देन इट finish and then we start with another plan. But the standing plans हैं, they are standing plans for longer run, like policies, procedures, methods, rules. ये standing plans हैं। Once they made, इनको change करने के लिए proper process होता है। जैसे इनको हम time to time review करके revise कर लेते हैं every time, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी। लेकिन ये एक बार बन गए and if we need to change these plans, we need to make proper planning for this also. तो इसे भी फर्दर हमें एक प्लानिंग रिक्वायर्ड करता है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी आई जब मर्जी चेंज कर दिया। ठीक है, ये 2 प्लान्स हैं जो ना स्टैंडिंग में आते हैं और ना सिंगल यूज में आते हैं। बिकॉज हमारे जो सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। ये आपके एमसीक्यूज में आपको बड़ा तंग करते हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक वर्ड पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजी, ये हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये 2 ऐसे हैं जो ना स्टैंडिंग में है ना सिंगल यूज में है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। राइट, अब हमें एक एक प्लान को डिटेल में पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो अभी हमने जब प्लानिंग प्रोसेस किया तो फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यही पढ़ा था ना, गोल्स विच अ फर्म वांट टू अचीव, क्वांटिफिएबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, क्लियरली स्पोकन, डिस्कस्ड विद द सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो दिस इज ऑल, एंड इनका एक गिवन टाइम फ्रेम होना चाहिए कि विद इन दैट टाइम फ्रेम वी नीड टू कंप्लीट अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या है? ये थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए काम देती है। कीवर्ड्स हैं, एक एक आपको केस स्टडी आती है और केस स्टडी में आता है विच टाइप ऑफ प्लान हाईलाइटेड इन दिस। तो अलग अलग प्लान्स होते हैं। आपको एक बड़ी सी केस स्टडी दे दी, उसमें आपके मोर देन 1 प्लान भी इंक्लूड होंगे। तो आपको एक एक लाइन को कोट करना है, चाहे वो आपको बोले या ना बोले, दे मेंशन्ड और नॉट, यू हैव टू कोट द लाइन। ये मत सोचो कि उन्होंने तो बोला ही नहीं लाइन कोट करने को, हमें क्या जरूरत है। आप कर दो,
सेफर साइड, क्योंकि आपके करने से आपके आंसर को एक वैलिडेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करना है, जैसे कि स्ट्रैटेजीज, एक तो लॉन्ग रन, एक इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि हमारे गोल्स को, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए देता है। इसके 3 डायमेंशंस हैं, एक यही ऐसा प्लान है जिसके 3 डायमेंशंस हैं। इसके 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से 3 डायमेंशंस हैं? फर्स्ट, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड, adopting a particular course of action, and third, allocating resources necessary to achieve the objectives। 3 हमारे पास हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करो, पहली बात। दूसरी बात, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है, विच कोर्स ऑफ एक्शन यू आर फॉलोइंग। एंड थर्ड, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू अचीव करने के लिए what are the resources and allocate those resources। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करना, वो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा। तो व्हाट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट, फिर कोर्स ऑफ एक्शन इज हाउ दिस ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड, एंड व्हेन, कब होगा, जब आप उसको एलोकेट करोगे रिसोर्सेस, तब अचीव होगा। ठीक है, तो जो भी आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा, उस बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कि व्हाट आर द बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन गिव्स यू रिजल्ट्स, कि हाँ ये हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आपको सोशल एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको अपने अगर किसी प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है तो उस स्ट्रैटेजी के लिए आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट की, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी स्टेट की गवर्नमेंट, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजीज में ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जनरल स्टेटमेंट। ये जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये जनरल स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि जो स्ट्रैटेजी है इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे हम। ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए, हम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज हमारी होंगी, वो जनरल गाइडलाइंस ये आपको बताते हैं। कुछ हमारे पास माइनर पॉलिसीज होती हैं, कुछ मेजर पॉलिसीज होती हैं। तो जो माइनर पॉलिसीज हैं वो हमारी जनरली इनसाइडर्स के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए होती हैं। बट जो हमारी आउटसाइड पॉलिसीज हैं वो हमारे थर्ड पार्टी, जो हमारे आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए होती हैं। कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन सब के लिए होती हैं। तो इनसाइडर एंड आउटसाइडर पॉलिसीज। ठीक है, हमारे वेंडर्स के लिए। फिर प्रोसीजर इज योर रूटीन स्टेप। रूटीन स्टेप्स आपके स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले ये करना है, जैसे मैकडी के बर्गर का एक स्टेप होता है कि पहले कैसे कैसे वो बर्गर के लिए स्टेप्स फॉलो होंगे, वो फिक्स्ड स्टेप है। एवरीवन हैज टू फॉलो दैट प्रोसीजर। बचपन में आता था ना इंग्लिश में भी, राइट प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ टी। प्रोसीजर्स लिखने को नहीं आते थे बचपन में? नहीं आते तुमको? याद नहीं है? प्रोसीजर्स होते हैं जो स्पेसिफाइड स्टेप्स होते हैं, एंड दे ऑल द स्टेप्स आर टू बी फॉलोड बाय इनसाइडर्स। तो अब बात ये आ गई कि ये दोनों ही स्टेप्स ऐसे हैं पॉलिसीज में, इनसाइडर एंड आउटसाइडर दोनों के लिए होती है, जबकि प्रोसीजर्स हमेशा इनसाइडर्स के लिए होते हैं कि व्हाट प्रोसेस दे हैव टू फॉलो, जिससे कि हमारा एक जो पॉलिसी हमने बनाई है वो पॉलिसी इक्वली एग्जीक्यूट हो सके। यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसका एक फिक्स प्रोसीजर होता है ना, आपको वही फॉलो करना है।
और मेथड क्या है? मेथड है किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स हमारे हैं, उस स्टेप्स में देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर डूइंग अ टास्क, लेकिन ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा वे है, वे और मैनर which saves time, which saves cost, मनी, एफर्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो डिफरेंट मेथड्स में से हमें देखना है कि आउट ऑफ डिफरेंट मेथड्स विच मेथड इज बेस्ट। जैसे कि ट्रेनिंग करनी है अगर, तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोगों के ट्रेनिंग के अलग मेथड्स होंगे, मिडिल लेवल की ट्रेनिंग अलग तरह के से होगी और ऑपरेशनल की अलग होगी। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की अलग मेथडोलॉजी होगी, वेयर एज जूनियर बच्चों को पढ़ाने की अलग मेथडोलॉजी है। बचपन की किताबें कितनी कलरफुल होती थी, आपकी किताबें तो ना इतनी कलरफुल होती हैं। अब हम लोग कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि बचपन में हम पिक्चर्स पे ज्यादा फोकस करते थे। तो मेथड है ये, ठीक है। देन रूल्स हमारी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं और नॉन एडहेरेंस ऑफ रूल्स आर ऑलवेज पनिशेबल। तो पॉलिसी में फिर भी अगर हमें कहीं डेविएशन की जरूरत है तो हम एक बार को सोच सकते हैं, बट रूल्स हैं, ठीक है ना, इसमें कभी कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो आपको उसके अगेंस्ट पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि पॉलिसी क्या हुई कि हमारे कोई भी एम्प्लॉय हैं उनके सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा और पॉलिसी क्या रहेगी उस सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो कराने के लिए। लेकिन रूल ये है कि ये तो क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो वो रिजेक्ट है। तो इस तरह से हमने रूल बना दिया। प्रोग्राम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिटेल्ड स्टेटमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड एसोसिएटेड विद स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड वर्ड इज एसोसिएटेड विद प्रोग्राम, जिसमें हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उन जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉलिसीज हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, रूल्स हो गए, इन सबको कंबाइंडली जब हम यूज करते हैं इट बिकम्स अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, क्योंकि ये सबको यूज कर रहा है। हम इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल, सब को कंबाइंडली जब हम यूज कर रहे हैं इट बिकम्स अ प्लान, ठीक है। और बजट हमारी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, सेल्स बजट हो गया, परचेज बजट हो गया, मटेरियल बजट हो गया, कैश बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, बहुत सारे बजट्स, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स जो हमने पहले से सोचा है, ठीक है। जैसे हमने गवर्नमेंट बजट बनाती है ऐसे हर कंपनी भी अपना बजट बनाती है। तो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स क्या होंगी, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स क्या होंगी, ये सब हमारा बजट में आता है। तो बजट से हमें हमेशा डेविएशंस को चेक करना बहुत इजी है, क्योंकि क्वांटिटेटिव है ना। हमने सोचा इतना रेवेन्यू आएगा, इतना एक्सपेंस होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतनी प्रोडक्शन होगी, इतनी सेल्स होगी, इतनी इन्वेंट्री रहेगी, तो हमने गोडाउन उसके हिसाब से बनाए। बट अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट डिफर किया तो व्हाट आर द कॉजेस? तो बजट सबसे इजी टू कंपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टाइप ऑफ प्लान से जो हमने सारे डिस्कस कर लिए। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। तो आप लोग इसको पूरा एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ो, केस स्टडीज करो, सब करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल होने चाहिए कुछ, फिर हमारे मेजरेबल होने चाहिए, क्वांटिफेबल होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए, क्लियरली मेंशन टू द सबऑर्डिनेट्स, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.